श्रद्धेय महानुभावों, गणित में विचार करते हुए हम लोगों ने कई पहलुओं पर विचार किया और जैसा कि अध्ययन से चिंतन मनन से स्पष्ट है, अंकगणित और बीजगणित दोनों को समझ करके पुनः चाहे हम ज्यामिति को समझना चाहें, चाहे हम निर्देशांक ज्यामिति को समझना चाहें, क्षेत्रमिति को समझना चाहें, सांख्यिकी को समझना चाहें या समुच्चय को समझना चाहें या अन्य किसी भी गणित को समझना चाहें, तो बालकाल से अंकगणित और बीजगणित आधार गणित। इसलिए महर्षि कहते हैं कि व्याकरण की रीति से अंकगणित बीजगणित आदि पढ़ावे। तो इस क्रम में हम लोगों ने कई पहलुओं पर विचार किया और कई पहलुओं पर विचार करते हुए अपवर्त से समापवर्त, अपवर्तक से समापवर्तक और पुनः लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, इन तमाम चीज़ों पर चिंतन मंथन करते हुए वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल पर विचार करते हुए बात चली, चर्चा चली कि गुणा में जो गुणनफल है उसमें थोड़ा अंतर हो रहा है। गुण और गुणक में गुणा करने के बाद जो गुणनफल हो रहा है, वही गुणनफल में जो हम लोगों ने 2 गुना 2 गुना 2 किया तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसी क्रम को एक अंक के ऊपर जब लगाया गया तो उसके घात कहा गया। घात से अंक का घातांक, घात का अंक घातांक कहा। हन धातु से जब नीच प्रत्यय किया गया और उसके बाद घात शब्द सिद्ध हुआ घय प्रत्यय लगने के, तो वह जब बगल में गुणा के चिन्ह से गुणित हुआ तो एक अंक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से गुणा करते चले गए। लेकिन जैसे ही हमने किसी अंक पर घात 2 लगाया तो इसका अर्थ निकला कि भाई 2 को 2 बार हनन करना है, यानी कि उसको 2 बार आदेशित करना है, उसको 2 बार गुणनफल में ले जाना है। तो 2 गुना 2 कर दिया, 2 पर यदि 3 कर दिया तो 2 को 3 बार। अब इसी चीज को बीजगणित में जब ले गए तो उसी के लिए हमने एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की बात की। धन पूर्णांक में पहले हम पूर्णांक की बात करेंगे, पूर्णांक में पहले पूर्ण की बात करेंगे और फिर अंक की चर्चा पहले हुई है। तो 1 से 9 तक जो अंक है उसी का विस्तार संख्या की बात की गई थी। अब उसमें पूर्ण अंक की बात आ रही है। पूर्ण और अंक, पूर्णांक दीर्घ हो रहा, आकाश वर्ण्य दीर्घ से दीर्घ हो रहा है। तो पूर्ण की जब बात हो रही है इसका मतलब है उसमें कोई विभाजन नहीं है, तब तक वो पूर्ण है। और जब उसका विभाजन हो रहा है तब हम लोग आगे चर्चा करेंगे P/Q के रूप में या परिमेय के रूप में या भिन्न के रूप में, जब किसी अंक और संख्या का विभाजन करेंगे। नहीं करते हैं तो पूर्ण है, और वो पूर्ण बनाने के लिए शून्य की आवश्यकता थी। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो करते थे उस गिनती की संख्या में शून्य को लगाने से पूर्णांक आ रहा है। अतः गिनती की संख्याएं शून्य लगने के बाद पूर्णांक की ओर इंगित हो रहा है। अब उस पूर्णांक में यदि हम एक रेखा खींच देते हैं और उस रेखा में बीच में शून्य लगा देते हैं, शून्य के दाहिने तरफ धन कहते हैं और बाएं तरफ ऋण कहते हैं। यानी कि दाहिने की ओर बढ़ना धन पूर्णांक और बाएं की ओर बढ़ना ऋण पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देते हैं और शून्य से बायां में जाते हैं तब हम उसको ऋण कर देते हैं। लेकिन शून्य से दाहिने में तो धन है,
और शून्य से बायां में ऋण है, तो फिर शून्य क्या है? तो कहा कि अऋणात्मक, यानी कि ऋण से पहले, ऋण -1 से शुरू हो रहा है, तो ऋण से पहले शून्य, ये अऋणात्मक है, अऋणात्मक धन की बात है। यानी कि ऋण नहीं है तो शून्य से शुरू होगा, तो अऋणात्मक हो गया, अऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसलिए परिभाषाओं में अऋणात्मक की बातें कही जाती है, जो हम लोग बाद में विचार करेंगे। अब धन पूर्णांक में यदि हम बीज गणित में मान लें m को और n को, और इस परिस्थिति में यदि हम अंक गणित के लिए a को मान लें और a के ऊपर पावर m को कर दें, तो a का घातांक m कर दें। अब पुनः गुणा का चिन्ह लगाकर a का घातांक n कर दें, तो चाहे वो घातांक m हो चाहे वो घातांक n हो, दोनों का आधार a दिखाई पड़ता है। अध्रियते आधार, आधारोधिकरणम, हम लोगों ने व्याकरण में पढ़ा। आधार अधिकरण है, यानी कि अधिकृत करता है कि a के ऊपर कौन बैठा हुआ है। तो एक पर m बैठा हुआ है, एक पर n बैठा हुआ है। इसको यदि हम धन पूर्णांक लेते हैं, धन पूर्णांक का मतलब हो गया 0 से लेकर के, हम उस पर m की जगह पर कहीं 0 भर सकते हैं, कहीं 1 2 3 4 5 भर सकते हैं, n की जगह पर भी 0 1 2 3 4 5 भर सकते हैं। तो यदि हम a को गुना करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, a गुना a गुना a गुना 3 बार, क्रमशः गुना करते चले जाएं और कल्पना करें कि m एक धन पूर्णांक है, तो m बार गुना करेंगे। पुनः a को हम गुना करें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, a गुना a, और क्रमशः गुना करते चले जाएं और n को धन पूर्णांक मान लें, तो n बार गुना कर सकते हैं। तो अब हम उस धन के लिए m का मान रख देते हैं, धन पूर्णांक के लिए n का मान रख देते हैं। तो जैसे हम 2 को 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं, तो 2 पर पावर 3 कर देते हैं। फिर उसी प्रकार से 2 गुना 4 करते हैं, तो 2 पर पावर 4 कर देते हैं। तो करने के बाद हम क्या देखते हैं कि 2 पावर करने पर और 4 पावर करने पर दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 पर पावर 6 हो जाता है। ठीक इसी चीज़ को यदि हम बीज गणित में लेकर के चलते हैं, तो a गुना m बार करते हैं, a गुना n बार करते हैं, तो a पर घात या घातांक m करते हैं, गुना a पर n करते हैं, तो ये जोड़ के रूप में आ जाता है। यानी कि दोनों का आधार 1 है, इसलिए m प्लस n की बात हम कर देते हैं। अतः हमारा एक सूत्र बन जाता है कि यदि कोई अंक a की जगह पर रख दें और ऊपर m और n को रख दें, तो दोनों को जोड़ देने के बाद मान लीजिए 2 और 4 रखते हैं, तो 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 4, तो 2 जोड़ 4 6, 2 पर पावर 6, अतः 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हम 6 बार गुना कर दें, तो हमारा उद्देश्य 6 बार का पूरा हो जाता है। ये भाषा में कहा जाता है कि आधार 1 हो तो पावर जुट जाता है, यानी कि a पर पावर m और गुना a पर पावर या घातांक n बराबर हो गया a पर पावर m प्लस n, जिस पर हम लोगों ने चिंतन किया था। इसी क्रम में यदि हम कल्पना करें कि m प्लस n है, a पर पावर m प्लस n लिया है, फिर a पर पावर फिर हम एक n ले लें और उसको घटाव में ले लें, हम यदि उसको घटाव में ले लें तो क्या हो, और घटाव में लेंगे तो कैसे हो। तो हम यदि करते हैं कि a पर पावर m प्लस n और पुनः हम गुना करके ले लेते हैं n, और n लेने के बाद हम बीच में घटाव लगा देते हैं। तो a पर पावर m गुना a पर पावर n और उसी को a पर पावर m प्लस n और a पर पावर n, और उसी को यदि हम घटाव में ले जाते हैं a पर पावर m प्लस n और गुना
ए पर पावर n, और पुनः उसको हम बटा में ले जाके प्रयास करते हैं, तो ए पर पावर m प्लस n और माइनस n ले लेते हैं, तो n यदि कट जाता है तो m बच जाता है, और ए पर पावर m को लेकर के, और इधर ए पर पावर m प्लस n लिए थे और गुना में ए पर पावर n लिए थे, तो वहाँ पर अब हम ए पर पावर m प्लस n लेकर के माइनस लेते हैं, ए पर पावर m माइनस n करते हैं और गुना ए पर पावर n करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ने के बाद हमें जो ए पर पावर m प्राप्त होता है n के कट जाने के बाद, तो ए पर पावर m बचता है, और ए पर पावर m, और इधर हम यदि ए पर पावर n को ले लेते हैं तो गुना में हमारा ए पर पावर m माइनस n बच जाता है। तो स्पष्ट हो गया कि ए पर पावर m बटा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n, यानी कि ए पर पावर m में ए पर पावर n को भाग दे दें तो गुना की परिस्थिति में प्लस हो जा रहा है और भाग की परिस्थिति में माइनस हो जा रहा है, यानी कि आधार एक जैसा हो और पावर में यदि गुना हो जाता है तो जोड़ हो जा रहा है, और यदि वो आधार का गुना और पावर यदि घटाव में परिणत हो रहा है तो भाग हो रहा है, यानी कि ए पर पावर m बटा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n हो रहा है। इसको हम सिद्ध करने के लिए 2 पर पावर 3 कर देते हैं गुना 2 पर पावर 2 कर देते हैं, और यदि भाग करना चाहते हैं तो 2 पर पावर 2 कर देते हैं, आप पुनः नीचे 2 कर देते हैं, तो ऊपर जो 2 आया नीचे जो 1 आया, यदि हम 2 में से 1 को घटाते हैं तो 2 आता है। अतः इस भाग की विधि को घटाव में ले जा करके ऊपर में हम ले जाते हैं, तो कहेंगे कि यदि भाग की व्यवस्था दी जाए तो ऐसी परिस्थिति में ए पर पावर m माइनस n गुना ए पर पावर n बराबर हो जाएगा ए पर पावर m बटा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n, यानी कि भाग की स्थिति में हम घटाएंगे पावर को और गुना की स्थिति में जोड़ करेंगे। इस क्रम में यह जो घात की व्यवस्था भाग है कि एक अंकों को बार बार जोड़ना गुना हो जाता है और एक अंकों को बार बार घटाना भाग हो जाता है, इसी भाग और गुना से घात और घातांक, ऋण की व्यवस्था और धन की व्यवस्था, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक की व्यवस्था दिखाई देती है, जिस पर हम लोग क्रमशः विचार करेंगे। धन्यवाद।